हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और फिर उसमें लास्ट में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा आपको कहा था। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। हम चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको टिक भी करवा दिया था कि कौन सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है और कौन सा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एग्जाम्पल 1 2 3 एंड एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इतना ही सिलेबस में है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 तो एकदम इजी है, आप देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो आप समझोगे तो आपको एग्जाम्पल 1 2 3 भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ना आए तो हमारा डाउट सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, क्या बोला है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपने सर्कस में कहीं पे देखा होगा तो ऐसे टेढ़ा एक रोप बांधा हुआ होता है। ठीक है, और आर्टिस्ट इस पे ऐसे चढ़ता है। ठीक है, तो ये कितना बताया है हमें 20 मीटर लॉन्ग, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, कैसे बनाया है देखो। ये एक रोप है जिसके ऊपर आर्टिस्ट चढ़ रहा है, वो कितना है 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब इसका जो ऊपर का भाग है ना वो एक वर्टिकल टावर से बांधा हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड। ठीक है, रोप को एकदम टाइटली स्ट्रेच करके वर्टिकल टावर के टॉप पे बांधा हुआ है। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक साइड उसे वर्टिकल पोल के टॉप पे बांधा हुआ है, दूसरी साइड उसे ग्राउंड पे बांधा हुआ है। तो ये है हमारा पोल और ये है हमारा रोप। ठीक है, अब वर्टिकल पोल है तो ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बनाता होगा, राइट एंगल 90 डिग्री का। फिर क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है वो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अभी तक हमने जो समझा उसमें ऐसा था कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है और कोई दो साइड हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। पर हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेनस है 20 मीटर, बाकी ये एंगल की एडजेसेंट साइड या तो एंगल की ऑपोजिट साइड, दोनों में से बाकी की दो साइड तो हमारे पास है नहीं। तो हम पाइथागोरस तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई करना हो तो मिनिमम दो साइड का तो हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए, तो ही थर्ड साइड मिल सकती है। पर हमारे पास तो यहाँ पे दो साइड नहीं है और हमें एंगल दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है, साइन, कोसेक, टेन, कोट, सेक एंड कोस। ये 6 फंक्शन हमारे पास है। तो 6 में से कौन सा यूज करेंगे वो हमें चुनना है। ठीक है, कैसे चुनेंगे देखो। हमें दिया क्या है, एक तो हाइपोटेनस दिया है, दूसरा हमें एंगल दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। तो एंगल की पोल है वो सामने की साइड है, ऑपोजिट साइड है, दिख रहा है। ठीक है, पोल है वो एंगल की क्या है, ऑपोजिट साइड है। दैट मीन्स कि हमें ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। ऑपोजिट साइड हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। हमें दिया क्या है, हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस आता हो वैसा कौन सा फंक्शन है। चैप्टर जब 8 स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्टिंग में सारे के सारे 6 फंक्शन के फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड, कोस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड एंड कोट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड लिखवाया था। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है,
एंगल के हिसाब से देखेंगे हम। एंगल के हिसाब से देखें तो ये है ऑपोजिट साइड और ये है हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस यूज होता हो वैसे दो फंक्शन है, एक तो साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस और दूसरा है कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। दो फंक्शन है, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। तो ये दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन या कोस कोई एक ही यूज कर सकते हो, कोसेक दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि दोनों में हाइपोटेनस और ऑपोजिट दोनों इंक्लूड होता है, तो हम दोनों में से कोई भी एक यूज करें चलेगा, रोंग नहीं होगा, ठीक है। मैं यूज कर रही हूँ साइन, क्या यूज कर रही हूँ, साइन यूज कर रही हूँ। एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो क्या आएगा कि साइन, पहले तो हम लिखेंगे कि मानो कि एंगल है थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा मतलब कि एक एंगल, ठीक है। हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या है पोल अपॉन हाइपोटेनस क्या है रो आएगा। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल, अब मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप सबने टेबल तैयार कर लिया होगा, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब पोल का तो हमें फाइंड करना है, रोप का हमें दिया है 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो पोल मिल जाएगा, 20 को इस साइड लेके जाओ मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, पोल इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स की 10 2 20, तो पोल कितना मिलेगा मुझे 10 मीटर लॉन्ग। मीटर क्यों आया, क्योंकि रोप है उसकी लेंथ मीटर में है, तो पोल भी कितने आएगा, किस में आएगा, मीटर। क्लियर, अगर आप समझ में कैसे करेंगे, ठीक है। लिख लो सब ये क्वेश्चन नंबर 1। हो गया सबका, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये चैप्टर वैसे देखे ना तो सबसे इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो एंगल दिया है उसकी आपको ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, उसकी एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेनस फाइंड करना है। कोई एक चीज तीनों में से एक दिया होगा, कोई एक फाइंड करना होगा, तो कौन सा फंक्शन लेना है सिर्फ वो ही देख लोगे और आपको एंगल की वैल्यूज आनी चाहिए, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ओके चलो, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ट्री खड़ा है, अब स्टॉर्म आया तो ट्री यहाँ से टूट गया, पहले लंबा ट्री खड़ा था, ठीक है। अब स्टॉर्म आया तो बीच में से ट्री यहाँ से कट गया, ठीक है। कट गया तो अब मैं उसे डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, ठीक है। कट के वो ट्री यहाँ पे नीचे गिर गया, तो ये ट्री का जो टॉप था वो यहाँ पे टच करेगा। ये मैंने डॉटेड लाइन से ये दिखाया है कि पहले ट्री ऐसे खड़ा था, अब स्टॉर्म की वजह से वो बीच में से कट गया और जमीन पर उसका जो ये टॉप था वो यहाँ पे जमीन पे टच हो रहा है। क्या बोला है, टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड को टच कर रहा है, कौन सा एंगल बना के, 30 डिग्री का एंगल बना के वो ग्राउंड को टच कर रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Distance between the foot of the tree and where point where the top touches the ground is 8 meter. ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ये ट्री की पूरी हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास ये है 8 मीटर, ठीक है। तो हम मैं नाम यहाँ पे दे देती हूँ, इसको ये A पॉइंट, ये B, ये C और D, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि AC इज द हाइट ऑफ द ट्री,
हो रहा है, टूट कहां से रहा है, बी पॉइंट से। ट्री ब्रिक्स एट पॉइंट बी एंड टचेस द ग्राउंड एट, कहां पे टच कर रहा है, डी। ठीक है, बी से कट होके वो डी पे ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से सीडी देखे तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी, therefore CD is equal to 8 मीटर। ठीक है, अब एंगल 30 डिग्री दिया है, हमें ये हाइट पूरी फाइंड करनी है। हमें ट्री की हाइट बोली, ऐसा नहीं बोला है कि वो कहां से ब्रेक हुआ है, हमें पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि हमें एसी फाइंड करनी है। अब फ्रॉम द फिगर बी से कट होके वो जमीन पे गिर रहा है, दैट मींस कि ए पॉइंट है वो ही डी पे आ रहा है ना, दैट मींस कि ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा, यस और नो, ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा ना, क्योंकि ट्री का ये पार्ट ही कट के यहाँ पे आ गया है, उसमें कुछ कम या तो ज्यादा नहीं हुआ है, दैट मींस कि ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, तो हमारे पास बी सी हो और बी डी हो, दोनों का टोटल कर देंगे तो पूरा एसी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ए बी और ये बी डी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास बी सी हो और बी डी हो, दोनों का टोटल कर देंगे तो पूरा एसी मिल जाएगा। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर दिया है एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक साइड है, बाकी की दो हमें फाइंड करनी है। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल की एडजेसेंट साइड है, ये एंगल की क्या है, एडजेसेंट साइड है। हमें ऑपोजिट और हाइपोटेनस दोनों फाइंड करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, पहले हम क्या देखेंगे, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट इंक्लूड होता हो वैसे दो फंक्शन है, टेन एंड कोट। टेन इज इक्वल टू opposite upon adjacent and cot is equal to adjacent upon opposite। तो 10 या cot दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ 10, क्या यूज कर रही हूँ मैं, 10 यूज कर रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। 10 थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, CD। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखो 1/√3, 10 30 इज 1/√3। BC हमें फाइंड करना है, CD हमारे पास है 8 मीटर है। ठीक है, अब हमें BC क्या मिलेगा, 8/√3। ये रूट में जो वैल्यू आती है ना, उसे कीप इट एज इट इज, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। √3 की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट एज इट इज। इस चैप्टर में हम ऐसे ही रख सकते हैं रूट के फॉर्म में। क्लियर, तो मुझे BC क्या मिलेगा, 8/√3 मिलेगा। अब ये मीटर में दिया है तो BC भी किस में आएगा, मीटर में। तो चलो BC तो मुझे मिल गया, अब मुझे चाहिए BD। तो BD क्या है, हाइपोटेनस है, दिया क्या है, एडजेसेंट। अब तो हमें ऑपोजिट भी मिल गया है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस दोनों यूज होते हो वैसे कौन कौन से फंक्शन है, एक तो कोस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड दूसरा सेक, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो मैं कोस का यूज कर रही हूँ, कोस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस, ये 30 की एडजेसेंट साइड कौन सी है, CD, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, BD, वो हमें फाइंड करना है। अब कोस 30 की वैल्यू टेबल में से देखो क्या होगी, कोस 30 इज √3/2। ठीक है, कोस 30 इज √3/2। CD हमारे पास कितना है, 8 मीटर। BD हमें फाइंड करना है, BD को इस साइड लेके जाओ, BD नीचे है तो इस साइड लेके जाऊंगी और √3/2 इस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो BD क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, दैट मीन्स की BD इज इक्वल टू 8 2 16/√3 मीटर।
मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AC, AC मतलब AB प्लस BC। अब AB क्या है, BD। देखो कैसे करेंगे हम, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC। AC क्या होगा, AB प्लस BC। अब हमने AB इज इक्वल टू क्या लिया है, BD लिया है, दैट मीन्स की क्या आएगा, BD प्लस BC। अब BD हमें कितना मिला, 16/√3 एंड BC कितना मिला, 8/√3 ना। दोनों में √3 एलसीएम आएगा तो 16 प्लस 8 24 √3। और हमेशा याद रखो, अगर डेनोमिनेटर में √3 है और अगर कोई कैंसलेशन पॉसिबल है तो वो कर दो। अब 24 के फैक्टर्स में 8 3 14 लिख सकती हूँ, यस और नो। 24 क्या होता है, 8 3 24। देखो 24 मतलब 8 3 24। अब ये जो 3 है उसे मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकती हूँ, यस और नो। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा ना, दैट मीन्स की 3 के प्लेस पर मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकती हूँ। तो 8 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3। 3 की प्लेस पर मैंने √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख दिया, तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 8√3 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री AC, ठीक है। तो जब डेनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वाला बचा हो, 3 हो 2 हो व्हाटएवर, डेनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट बचा हो और अगर न्यूमरेटर के साथ उसका किसी भी तरीके से कैंसलेशन पॉसिबल हो तो वो कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं है तो चलेगा, बट अगर हो सकता है तो ऐसी ट्राई करो कि डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना बचे। क्लियर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा, 8√3 मीटर। क्लियर, ठीक है। अब ये √3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट एज इट इज। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो सर। हो गया है सबका। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, एक पार्क में 2 अलग अलग स्लाइड्स लगानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है, वो क्या कर रही है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle of 30 degrees to the ground for the children below the age of 5 years. Below 5 years. वो कैसी स्लाइड बना रही है, ऐसे आएगा। स्लाइड ऐसे होती है ना, ठीक है। क्या बोला है कि the she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। ठीक है, स्लाइड, ये स्लाइड होती है ना, ये तो चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है, ये क्या होती है, स्लाइड। स्लाइड का टॉप कितनी हाइट पर है, 1.5 मीटर हाइट पर है। देखो ये स्लाइड का लेंथ नहीं है, हाँ, स्लाइड का टॉप 1.5 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। स्लाइड है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, तो बिलो 5 years एंड यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 years। बड़े बच्चों के लिए वो कैसी स्लाइड बना रही है, वहां पे भी वो एक स्लाइड बना रही है, पर उसके लिए कंडीशन क्या दिए हैं, एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे जो स्लाइड है वो कितनी मीटर हाई है, 3 मीटर हाई है। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे कितने एंगल पर
इंक्लाइन हो रही है, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो रही है। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ द स्लाइड हमें फाइंड करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि एंगल की ऑपोजिट साइड दोनों में हमें दी है। क्या दिख रहा है आपको? दोनों में एंगल की ऑपोजिट साइड दी है, हमें हाइपोटेनस दोनों में फाइंड करना है। तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन हो वैसे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? साइन एंड कोसेक। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। मैं साइन का यूज कर रही हूँ दोनों कंडीशन में। ठीक है, दोनों कंडीशन में मुझे क्या करना है? साइन का मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये मैं एंगल ये दे रही हूँ ए बी सी और यहाँ पे दे रही हूँ पी क्यू आर। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये दो केसेस हैं हमारे पास। इसमें मैं लिख देती हूँ कि ए सी इज स्लाइड एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द स्लाइड। क्लियर? यहाँ पे स्लाइड क्या है? पी आर। PR is the slide and PQ is the height of the slide. क्लियर? अब यहाँ पे हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री। सॉरी, पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। ऑपोजिट साइड क्या है? AB एंड हाइपोटेनस क्या है? AC। ऑपोजिट साइड AB, हाइपोटेनस AC। अब साइन 30 1/2। AB हमारे पास है 1.5 एंड AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो AC को इस साइड लेके जाओ तो 1.5/2 आएगा। AC is equal to 1.5/2। 1.5/2 क्या आएगा? 0.75। क्या आएगा? सॉरी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। हाँ, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, क्योंकि AC इस साइड जाएगा, 2 इस साइड जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का, तो क्या आएगा? पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा हमारे पास कितना है? साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, साइन 60 इज √3/2। √3/2। पी क्यू हमारे पास 3 मीटर है, पी आर हमें फाइंड करना है। तो क्या मिलेगा? पी आर को इस साइड लेके जाओ, √3/2 इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल 2/√3। तो पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2/√3। अब √3 एक बार 3 में से √3 कट हो जाएगा। ये 3 मतलब कि 2 टाइम्स √3 मतलब √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो एक √3 तो कट हो जाएगा, तो एक √3 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा? पी आर इज इक्वल टू, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 का √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू 2/√3। एक √3 कट, तो आंसर क्या आएगा? 2√3 मीटर आएगा। ठीक है, तो बिलो द एज ऑफ 5 years हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर एंड इसमें क्या आएगा? 2√3। थ्री मीटर एंड 60 डिग्री एंड साइन 60 इज √3/2। ऑपोजिट साइड 3 मीटर।
बराबर, ठीक है, 2√3 इट इज ओके, ठीक है। तो PR क्या आएगा, 2√3 मीटर, ठीक है। तो जो 5 years बिलो 5 years है उनके लिए स्लाइड कितनी लॉन्ग होगी, 3 मीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे कि बिलो द एज ऑफ 5 years लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 meter and for elder children length of slide is 2√3 meter, ठीक है। Below the age of 5 years length of slide is 3 meter and for elder children length of slide is 2√3 meter, clear, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, लिख लो सब। पहले ये लिखना पूरा कैलकुलेशन, फिर ये पार्ट लिखना पूरा कैलकुलेशन, उसके बाद वो पार्ट लिखना। ये दोनों एक साथ मत करना, मैंने आपको समझाने के लिए एक साथ किया है। आप लोग सब पहले ये पूरा लिख लेना, फिर ये पूरा लिख लेना एंड फिर ये लिखना, क्लियर। हो गया सबका, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दो हमारा बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।